हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है संविधान का दूसरा पार्ट है। आज से संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। निर्माण की प्रक्रिया का सेंस ये कि समितियों का कि कौन कौन सी समितियां बनी थी, किस किस समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे, और इम्पोर्टेंट चीज़ कि कब कब कौन अस्थाई अध्यक्ष बना था संविधान सभा का, कब कौन अस्थाई बना था। ये सब जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गए। तो आइए देखते हैं इस पार्ट में कि पहला वो कौन सा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक के दौरान ये 9 दिसंबर 1946 को पहला अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद जी थे। अस्थाई अध्यक्ष के रूप में 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे फ्रेंड्स, दूसरे 2 दिन बाद यानी 9-2-11 यानी 2 दिन बाद अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बने। यानी कि 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अस्थायी अध्यक्ष बन गए। उसके 2 दिन बाद यानी 1 दिन के बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। संविधान सभा को। उस रिपोर्ट का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। यानी उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, वो था 13 दिसंबर। प्रश्न है आपका 3 कंपलसरी बनता है, हर प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित रूप से बनता है। वो ये कि प्रथम बैठक कब हुई थी, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो उसमें पूछता है कि राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद जी। तो ये आपका अस्थाई अध्यक्ष के रूप में ये 2 दिन थे आपका सच्चिदानंद जी। अच्छा, डेट पूछता है ये कब प्रथम बैठक हुई थी। इसमें 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। 9 दिसंबर 1946 पहली जो बैठक हुई थी, इस डेट में अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद जी। और अस्थाई अध्यक्ष या अस्थाई अध्यक्ष की जब बात चलती है तो ये भी पूछता है कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद जी। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, यहाँ तक कि लोक सेवा आयोग में भी ये क्वेश्चन बना चुका है और बनाता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा है आपका प्रथम बैठक की एक पहला इवेंट। दूसरा इवेंट है 11 दिसंबर 1946। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद के बाद जो है अस्थाई अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया, जो आपको बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन बनाता है, यानी 11 दिसंबर और स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी, 2 क्वेश्चन इससे बनता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका बनता है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ये क्वेश्चन भी बनाता है। यानी यहाँ से 3, 2, 5, 2, 7 क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है 3 लाइन में। और ये फ्रेंड्स बहुत इजी है याद करना, बस ये 2 दिन का गैप दे दीजिए। एक में 1 दिन का, यानी 9-2-11, 11-2-13, 2 दिन का गैप देना है और आपको ये आपकी डेट याद हो जाएगी। सच्चिदानंद जी अस्थाई थे, अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे और उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश की थी। ये रहा है आपका प्रमुख पॉइंट। एक और इवेंट आता है, वो ये 22 जनवरी 1946 को बहस के बाद इसे पारित कर दिया गया था। यानी कि संविधान सभा में प्रथम जो ये बैठक हुई थी संविधान सभा की, इस संविधान सभा की प्रथम बैठक को जो पारित करने की बात हुई बहस के दौरान, वो हुआ था 22 जनवरी 1947 को। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। इसे ज़रूर अपनी ज़ुबान पे रख लीजिए। इसके बारे में सोचना ही नहीं है कि अरे यार ये तो सिंपल सा है, इसे क्या याद करो। नहीं, ये सिंपल है परंतु बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बड़ा ही बनता है।
आइए फ्रेंड्स, इसके बाद देख लेते हैं कि संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां बनी थी उन समितियों के बारे में। तो समितियों के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि समितियां, जो प्रमुख समितियां थीं वो लगभग 8 प्रमुख समितियां हैं। बाकी जितनी समितियां हैं एक तरह से गौड़ मानी जाती हैं। तो प्रमुख समितियों के बाद भी कुछ इम्पोर्टेंट समितियां हैं जो लगभग ये 9 समितियों को मैं लिखा हुआ हूँ, इन्हें आप जरूर देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनाता ही है। इसमें एक और भी है कि जिनके अध्यक्ष एक साथ हैं उन समितियों को एक साथ मैं लिख दिया हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं जो संविधान के निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो थी प्रारूप समिति। यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? या प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछता है। तो ये प्रारूप समिति के पहली समिति हम लिख दिए हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आगे देखिए, एक संघीय संविधान समिति है और दूसरी संघ शक्ति समिति है। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, ये दोनों समितियों का अध्यक्ष नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये इम्पोर्टेंट भी है और इजीली याद करना है। जहाँ पे संघीय आ जाए उसे आप बेहिचक जो है जवाहरलाल नेहरू को आप टिक मार दीजिए। आगे फ्रेंड्स देखिए कि क्या और कौन सी इंपॉर्टेंट समिति है। आगे है प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति। प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार प्लस अल्पसंख्यक समिति जो थी, इनके अध्यक्ष जो थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और ये बहुत एक ही साथ लिख दिए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, बार बार पटेल जी के ये समितियों के बारे में पूछ देता है। मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार के बारे में, और ये प्रांतीय संविधान समिति के बारे में ये बार बार पूछ देता है। तो ये है इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, एक है नियम समिति, संचालन समिति और रियासत समिति। ये जो तीनों समितियां हैं, इन तीनों समितियों के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो नियम समिति, संचालन समिति और रियासत समिति, इन सब समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और एक लास्ट में एक समिति है जो इम्पोर्टेंट है, झंडा समिति, कई बार पूछ चुका है। इसके जेबी कृपलानी जी हैं, जेबी कृपलानी जी हैं झंडा समिति के अध्यक्ष। तो ये है फ्रेंड्स प्रमुख समितियां और प्रमुख समितियों के प्रेसिडेंट, ये इम्पोर्टेंट है। लगभग इस इतने के अंतर्गत आपको कम से कम 15 क्वेश्चन इसमें बनते हैं और ये 15 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी भी बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, समितियों के बाद कुछ उप समितियाँ हैं। उप समितियों में 2 उप समितियाँ इम्पोर्टेंट हैं। आइए देखते हैं कौन कौन है। तो उप समितियों में एक है मौलिक अधिकार समिति। मौलिक अधिकार उप समिति है जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। और दूसरी एक समिति है अल्पसंख्यक उप समिति। तो अल्पसंख्यक उप समिति के हैं हरीशचंद्र मुखर्जी, इनको HC मुखर्जी भी कहा जाता है। HC मुखर्जी या हरीशचंद्र मुखर्जी, ये दोनों समितियां ये उप समितियां थीं। इन उप समितियों के बाद जो है, इन उप समितियों के बाद फ्रेंड्स देखते हैं कि और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। तो और इम्पोर्टेंट में एक इम्पोर्टेंट या नोट करने योग्य है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये कि संविधान सभा की प्रक्रिया 3 वाचन के अंतर्गत हुई थी। मतलब संविधान सभा के अंतर्गत जो वाचन की प्रक्रिया थी वो 3 प्रक्रिया के 3 थी, 3 वाचन हुए थे इसके अंतर्गत। अच्छा, 3 वाचन इसके अंतर्गत, मतलब इससे संचालित 3 वाचन थे, परंतु इसके बाद जितनी भी उपरोक्त समितियां रही हैं उन उपरोक्त समितियों का द्वितीय वाचन हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इम्पोर्टेंट पॉइंट। आगे देखिए कि संविधान सभा के प्रथम प्रवक्ता, संविधान सभा के प्रथम प्रवक्ता के रूप में राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन जी थे। प्रथम प्रवक्ता के रूप में डॉक्टर राधा कृष्णन जी थे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है संविधान सलाहकार समिति। संविधान सलाहकार समिति BN राव, बार बार ये क्वेश्चन बनाता है कि संविधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, हैं तो या संविधान सलाहकार कौन थे, तो वो हैं BN राव। BN राव का मतलब वेणुगोपाल नारायण
राव, वेणुगोपाल नारायणन राव, ये इम्पोर्टेंट है, बार बार इनको क्वेश्चन पूछा था कि BN राव मतलब इस जो सलाहकार समिति थी उसके कौन थे। तो सलाहकार समिति का मतलब संवैधानिक सलाहकार समिति का जो ये थे वो ये थे BN राव। सीधे सीधे क्वेश्चन बनाता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BN राव के बारे में बता दें कि BN राव ने पूरी तरह से एक प्रारूप तैयार किया हुआ था। संविधान के जो प्रारूप था पूरी तरह से BN राव ने तैयार की थी, और उस प्रारूप पे जो पूरी तरह से उसके मसौदा पूरी तरह से तैयार करने के बाद उसको आगे जो है उस पर जो भी प्रक्रिया की गई, मतलब इस प्रस्ताव पे जितने भी विचार करने का कार्य करना था वो विचार का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति के अंतर्गत किया गया। यानी कि जो भी मसौदा था वो BN राव ने तैयार की थी, और उस पर पूरी तरह से विचार करना प्रारूप समिति के अंतर्गत था। तो फ्रेंड्स, BN राव संवैधानिक सलाहकार भी थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका रोल रहा है। आगे देखिए कि प्रारूप समिति के संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो प्रारूप समिति के देखा जाए तो प्रारूप समिति या मसौदा समिति या निर्धारक समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, ये इतने नामों से इसे जाना जाता है प्रारूप समिति को। तो प्रारूप समिति संविधान निर्माण का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण ये बिंदु है। यानी कि पूरे संविधान का निर्माण जो है इन्हीं पे आधारित था, प्रारूप समिति पे। तो आइए फ्रेंड्स, प्रारूप समिति के जो है या मसौदा समिति या फिर निर्धारक समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में देख लें कि इसके अध्यक्ष कौन थे और कितने मेंबर थे इसमें। तो इसके अध्यक्ष समय सबसे पहले देख लेते हैं। इसका जो समय था 29 अगस्त 1947, प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 था। अच्छा, इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। सदस्यों की संख्या 7 थी, और इसके अध्यक्ष थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, यानी कि BR अंबेडकर जी भी थे, इसके अध्यक्ष थे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस समिति के अन्य 6 सदस्य। एक तो अंबेडकर जी खुद थे, और दूसरे अन्य जो 6 सदस्य हैं उन्हें देख लेते हैं। तो एक हैं इसमें एक है N गोपाला स्वामी। N गोपाला स्वामी ये हैं एक पॉइंट, पहला नंबर। दूसरा अल्लाधी कृष्णा स्वामी अय्यर जी थे। तीसरे हैं KM मुंशी जी थे, और चौथे देख लेते हैं मोहम्मद साहदुल्ला जी थे। अच्छा, BL मित्तल के स्थान पे N माधव राव आए थे। मतलब स्थानापन्न के बाद जो है, इनके स्थानांतरण के बाद जो N माधव राव आए थे। अच्छा, इनका स्थानांतरण क्यों हुआ? क्योंकि इस प्रारूप समिति में BL मित्तल जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बार बार बहस करते थे। किसी भी महत्वपूर्ण पॉइंट पे जब भी कोई महत्वपूर्ण पॉइंट बनता था तो उसके बाद जो है BL मित्तल इस पे बहस करने लगते थे, जिसके वजह से इनको इस समिति से निकाल दिया गया, और इनको निकालने के बाद उनके स्थान पे N माधव राव जी को लाया गया। फ्रेंड्स, जो 6वें नंबर के हैं वो DP खेतान थे। इनके मरणोपरांत जो है नए सदस्य आए कृष्णामाचार्य जी नए सदस्य आए। ये भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछता है किसका स्थानांतरण हुआ था और किसकी मृत्यु हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये रहा इम्पोर्टेंट चीज़। अब इसके बाद जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण बात की प्रारूप समिति जो थी इनको संविधान बनाने का जो कार्य दिया गया था, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत की थी। 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किए थे। कौन? प्रारूप समिति के द्वारा। इसके अंतर्गत 3 वाचन हुए थे, यानी कि 3 वाचन के बाद जो है इसे संविधान का रूप देना प्रस्ताव हुआ। यानी कि संविधान कब ये बन के तैयार होगा वो उस पर 3 वाचन के बाद ही निर्भर करता था। तो प्रथम वाचन कब हुआ था? प्रथम वाचन इसका 4 नवंबर
से लेकर 9 नवंबर 1948 को था। 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 में प्रथम वाचन हुआ था। द्वितीय वाचन के अंतर्गत 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर 1949 को तक था। यानी द्वितीय वाचन 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर 1949 में तक था। और तृतीय वाचन जो है, इसका तृतीय वाचन 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक तृतीय वाचन हुआ। यानी कि 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक 3 वाचन हुए, तीसरा वाचन हुआ। और इस तीसरे वाचन के बाद यानी 26 नवंबर 1949 को ही इसे संविधान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यानी कि संविधान के रूप में स्वीकार कब किया गया था? तीसरे वाचन के बाद, जो 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। यानी कि 26 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति के द्वारा पेश किया गया। इस पे बहस के बाद ये संविधान का इसे रूप दे दिया गया, या संविधान के रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया। तो फ्रेंड्स, ये है आपका क्या बोलते हैं, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्लस कितने इसमें सदस्य थे, और इसके सदस्यों के नाम, इसके कौन सदस्य स्थानांतरित हुए थे, किनकी मृत्यु हुई थी, और 3 वाचन के क्या क्या डेट हैं, वो डेट भी पूछता है कि प्रथम वाचन कब से कब हुआ था, द्वितीय वाचन कब से कब तक हुआ था, तृतीय वाचन कब से कब तक हुआ था, और किस वाचन को प्रथम द्वितीय तृतीय वाचन में किस वाचन को खंडशः विचारण भी कहा जाता है। वो कौन सा वाचन है जिसे खंडशः विचारण भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन बना चुका है। तो ये है द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन को खंडशः विचारण भी कहा जाता है। खंडशः विचारण इस वाचन को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसके अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण लगभग जो है इससे क्वेश्चन हर एक लाइन से बनाता है। लेकिन अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो आपके उप समिति से क्वेश्चन बना देता है आप। और इम्पोर्टेंट ये है कि इसके संविधान सभा के जो प्रवक्ता थे ये क्वेश्चन बना चुका है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये भी बहुत बार बना चुका है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, ये बना चुका है, इम्पोर्टेंट है। और इसके वाचनों के संदर्भ में इनके डेटों को पूछ लेता है, और कौन कौन किसका स्थानांतरण हुआ, किसकी मृत्यु हुई। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा है। फ्रेंड्स, ये भी बता दूं, ये महत्वपूर्ण, ये सिविल सर्विसेज यानी कि अगर कह दिया जाए कि लोक सेवा आयोग या UPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में तो ये इम्पोर्टेंट है ही है। परंतु फ्रेंड्स, ये जान लीजिए वर्तमान समय में जो UPSI की वैकेंसी आ गई है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे B.Ed की तैयारी कर रहे हैं वो तो इसको एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना तय है। तो फ्रेंड्स, यदि ये मेरा वीडियो आपको प्रभावित किया हो, कहीं से लगा हो कि आपके परीक्षा में कहीं आपको सहयोग प्रदान करेगा, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। साथ में बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा, ताकि आप तक सबसे पहले मेरा ये वीडियो पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।